Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all in the sixth video of classification of element and periodicity in properties. Today we are going to discuss some periodic properties of elements. So let's start with the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. बेटा जैसे नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए या एंथैल्पी के अंदर जो चेंज आएगा उस एंथैल्पी को उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेफिनेशन ये है द चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। देखिए ये कह रहा है कि एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज आएगा, एंथैल्पी रिलीज होगी या एंथैल्पी ऐड होगी जब व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है इन द आउटरमोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है मेरे पास, ये रहा न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ डिफरेंट शेल्स हैं। शेल के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। सो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कुछ एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी, या तो कुछ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी या एनर्जी कुछ रिलीज होगी। सो जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी उस चेंज को, उस एंथैल्पी चेंज को मैं बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद में ये रखना है जो एटम है इट शुड बी आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये बिल्कुल ठीक उल्टा है आयनेशन एंथैल्पी का। आयनेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, आयनेशन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा था फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसे हम बोलते थे आयनेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसको मैं डेल Eg h से रिप्रेजेंट करता हूं, डेल Eg h, और इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज किलोजूल पर मोल। क्या होती है, किलोजूल पर मोल। यानी कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालते हैं तो 1 मोल एटम के बारे में बात जानते हैं। किसके बारे में, 1 मोल एटम के बारे में। सो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मुझे किसी एटम के अंदर डालना है तो क्या होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एब्सॉर्ब होगी इट मस्ट बी इन किलोजूल, और मैं एटम कितने लूंगा, 1 मोल। तो मेरे पास जो एनर्जी रिलीज होगी एब्सॉर्ब होगी दैट इज किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, और उस एनर्जी को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको थोड़ा सा बात समझ में आ रही होगी। जनरली क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एटम स्टेबल होना चाहता है, आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इसके पास आएगा तो एटम स्टेबल होने की कोशिश करेगा, एटम स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और जब एटम स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी। आई एम सेइंग जनरली, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर्स में आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। इसमें एक बात समझने की ये है कि जितना एटम ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। यानी कि स्टेबल एटम वही होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स वही होते हैं जिनमें जितनी कम एनर्जी वो उतने ज्यादा स्टेबल। सो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन, ज्यादा मींस ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। जैसे कि हैलोजन्स है, उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है इसलिए हैलोजन जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि उनका नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा आता है, उनकी वैल्यू
बहुत ज्यादा होती है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमें यही बात ध्यान रखनी है। तो मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। देखिए तीन मेन फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। पहला होता है एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज देखिए, मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ शेल्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो न्यूक्लियस जो होगा उसके पास कम डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल के लिए, कम डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करना चाहेगा। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करना चाहेगा आसानी से, क्योंकि जितना अपोजिट चार्ज पास होते हैं ना उतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब दूसरा केस मेरे पास है कि इस बार जो एटम मैंने लिया है वो बड़ा एटम लिया है। अब बड़ा एटम को मैं इलेक्ट्रॉन के अंदर बड़े एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं। बड़े एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बड़े एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बढ़ गया, तो जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, जो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, ये मैं 1 मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं, ये भी नेगेटिव तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा नेगेटिव, मैं बोल रहा हूं किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट केस में ज्यादा नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू सेकंड केस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट केस में ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी जितना इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उतनी ही वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। तो जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। इसी वजह से जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाता हूं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या है? बढ़ता चला जाता है। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होती चली जाएगी? कम नेगेटिव होती चली जाएगी, लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक साइज। सिंपल सी बात याद रखनी है, एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि अगर साइज बड़ा है तो कम नेगेटिव, अगर साइज छोटा है तो ज्यादा नेगेटिव, साइज छोटा है तो ज्यादा नेगेटिव, साइज छोटा कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव की फॉर्म में ही बात करेंगे। ज्यादा नेगेटिव का मतलब चार, मेरे पास एक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4 नेगेटिव है, और दूसरा जो मेरे पास है उसकी 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो साइज किसका बड़ा रहा होगा? साइज उसका बड़ा रहा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है। तो कम नेगेटिव किसकी है? 2 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है, तो साइज क्या रहा होगा? साइज ज्यादा रहा होगा। मैं कहूं किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव 4 की है, यानी कि साइज जो 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव उसका साइज छोटा रहा होगा। चलिए आप, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक साइज। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस द न्यूक्लियर चार्ज। वैसे न्यूक्लियर चार्ज वाली बात यहीं पे क्लियर हो जाती है, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा उतना ही उतना ही एटम एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
सो विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, लिख देता हूं, विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, with increase in the nuclear charge, the value of electron gain enthalpy become more negative, यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, तीसरी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इतनी सी बात समझिए कि अगर आपके पास कोई पार्शियली फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी नेगेटिव। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, तो जो फुल्ली फिल्ड है वो मोस्ट स्टेबल है, और उसके आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन आने थे उतने आ चुके हैं, अब उसे तो और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और मैं जबरदस्ती उसको एक और इलेक्ट्रॉन देने लगूं, तो जब मैं जबरदस्ती उसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। सो अनस्टेबल होगा कब, जब उसको एनर्जी दूंगा, जब एनर्जी निकल जाती है तो स्टेबल होता है, एनर्जी आती है तो अनस्टेबल होता है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाफ फील्ड में और जनरली फुल फील्ड में, फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव। दैट मींस वी हैव टू गिव एनर्जी टू एन एटम सो दैट इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है उसमें और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो एलिमेंट्स हैविंग फुल्ली फिल्ड outermost orbital element having fully filled outermost orbital have positive electron gain enthalpy because its outermost shell is fully filled and does not require any electron in its outermost shell तो इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, so we have to provide energy so that it can accept one electron, hence electron gain enthalpy become positive। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो एटॉमिक साइज में आपको बात समझ में, एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी। दूसरा केस है न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होगा तो ज्यादा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक पार्शियली फिल्ड है या हाफ पार्शियली फिल्ड है या एक आध इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इजी है, यानी कि स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होगा यानी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी, क्या होती चली जाएगी, ज्यादा नेगेटिव।
लेकिन आउटर मोशन कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा, और जब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए आई होप आपको एक बात समझ में आ गई, ये 3 बात समझ में आ गई, 3 ही फैक्टर्स हैं जो मेन काम करते हैं। इसमें मुझे पॉजिटिव के बारे में छोटी सी बात और बतानी है आपको। अब जो मैं बताऊंगा वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पॉजिटिव आती है। इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तीसरा चौथा पांचवा इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो उसे बोले सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए बेटे, मेरे पास कोई एक एलिमेंट था, एलिमेंट ए था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, कितने भी इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। तो मैंने इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो E नेगेटिव आ गया, A नेगेटिव आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई है वो क्या गई, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसका आउटर मोस्ट शेल अभी वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा तो दैट इज नेगेटिव। लेकिन जो मेरे पास A नेगेटिव आया है, अब मुझे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या होगा, अगर जिसके अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं उसके अंदर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़े, तो देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में यस सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्जेस होते हैं ना, एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा जो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को आने देगा क्या, नहीं आने देगा, रिपेल करके धक्का देके भगाएगा। अगर धक्का देके भगाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी देंगे वो कैसे होगी, एनर्जी जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि सेकंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो जब कभी भी मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट है, तो सेकंड के लिए मैं जब इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, और जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ 2 नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन मुझे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए, तो हमने 3 फैक्टर्स भी पढ़ लिए हैं जिन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। हमने ये भी जान लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज योर वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल में 2 तरह से मूव करते हैं हम, या तो डाउन द ग्रुप्स या लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। लेट्स स्टार्ट विद डाउन द ग्रुप। फर्स्ट केस हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन डाउन द ग्रुप। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे साइज बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो जनरली ऐसा होता है, as we move down the group, electron gain enthalpy become
less negative as the size increases. There is a less tendency of an atom to accept electron. जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, जनरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती चली जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर -4 है तो यहाँ -3, यहाँ -2.5, यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती चली जाएगी, नेगेटिव, लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो ताकत होती है एटम के अंदर वो कम होती चली जाती है, तो कम एनर्जी रिलीज होती है। As the size increase, जैसे साइज बढ़ता है, there is a less tendency of an atom to accept electrons, so less amount of energy is released, less amount of energy is released। चलिए ये डाउन द ग्रुप में, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, वो है ऑक्सीजन को लेकर और फ्लोरीन को लेकर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ये तो जनरल बात थी, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, देखिए मेरे पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्या होता है क्लोरीन। सो जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, लेस नेगेटिव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, लेस नेगेटिव, बट ऐसा नहीं होता। इसी बात को मैं समझा रहा हूं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी should be more negative as with respect to sulfur and chlorine, but in case of oxygen, fluorine and oxygen, electron enthalpy should be more negative। in case of oxygen and fluorine, oxygen और fluorine की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, मोर नेगेटिव होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द सल्फर एंड क्लोरीन, बट इन एक्चुअल the electron gain enthalpy of sulfur and chlorine is more negative than oxygen and fluorine रेस्पेक्टिवली। देखिए होना तो ये चाहिए था, जैसे नीचे की तरफ जाते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ गई, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करना चाहता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, ये वाली बात समझ में, इसका रीजन लिखते हैं। चलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि सल्फर और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव होती है। उसका रीजन जान लेते हैं। उसका रीजन ये है, as the size of oxygen and fluorine is too small, it does not want to accommodate, it does not want to accommodate an extra electron in its outermost shell। भाई ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन और सल्फर होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है,
एज द साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज टू स्मॉल, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगेगा? रिपल्शन। एक छोटा सा घर है, छोटे से घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? उसका रीजन ये है कि छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिपल्शन आ जाएगा। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? become less negative. So as the size of oxygen and fluorine is too small, it does not want to accommodate an extra electron in its outermost shell. Hence its electron gain enthalpy become less negative. Then sulfur and chlorine respectively. Sulfur and chlorine respectively. सल्फर और क्लोरीन की कंपैरिजन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में था डाउन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं पीरियड्स में। चलिए, क्वेश्चन आता है कई बार ये फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपैरिजन में पूछता है कि जो फ्लोरीन होता है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए या कम नेगेटिव होना चाहिए? अगर ज्यादा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अगर कम होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? तो आपको बताना होगा कि फ्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो कम नेगेटिव होता है। The electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to the chlorine because fluorine has so small size, so it cannot accommodate an extra electron because electron repulsion takes place in the case of fluorine. I hope आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होगा? देखो बेटे, पीरियड्स में सिर्फ आपको दो बातें समझनी है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं? दोनों फैक्टर ये कहते हैं कि अगर साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। As we move from left to right in periods, electron gain enthalpy become more negative because as we move left to right, atomic size decreases and nuclear charge increases. In both the cases electron gain enthalpy become more negative। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। लेकिन इसी में एक और छोटी सी बात लिख लेते हैं। नोट, हैलोजेंस हैव most electronegative, halogens have most negative electron gain enthalpy. Halogens have a most negative electron gain enthalpy because they have very small size and high nuclear charge. जो हैलोजेंस होते हैं वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। हैलोजन जो होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव हो तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये होगा कि साइज सबसे छोटा होता है हैलोजेंस का, और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है विद
रेस्पेक्टिव टू इट्स पीरियड, विद रेस्पेक्ट टू इट्स पीरियड। इसके पीरियड्स में, अगर इसके पीरियड्स में बात करूं तो जो हैलोजेंस होते हैं उनका साइज सबसे छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है। तो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। एक और बात, जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, मैंने अभी बताया था आपको। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी पॉजिटिव। क्यों होगी, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, और अनस्टेबल कब होता है, जब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये आता है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी because these elements have completely filled outermost shell, so does not require required any electron or extra energy have to provide so that electron can add in its outermost shell. Hence electron gain enthalpy become positive. Hence electron gain enthalpy become positive. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। ग्रुप 18 में जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है, दीज एलिमेंट्स हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। जो 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनका कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होता है। अगर आउटर मोस्ट शेल है कंप्लीटली फिल्ड तो इन्हें कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। I have to provide energy so that electron can add in its outermost shell, ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। तो उसलिए तभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द पीरियड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात क्लियर हो चुकी है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेरे मुंह से कई बार निकल रहा था जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा रहा था। उसका रीजन ये है कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती हैं। थोड़ी थोड़ी क्या सिमिलर होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मैं कह रहा हूं कि एक एटम की क्या टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके टुवर्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड में। यानी कि आपको दो बात समझ में आई, एक तो एटम को अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड में से अट्रैक्ट करना है। एक और बात कि कोवेलेंट बॉन्ड जब होगा जब मॉलिक्यूल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मॉलिक्यूल की निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है, किसमें निकाली जाती है, मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मॉलिक्यूल में निकाली जाती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें थी, एटम में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, गेन नहीं किया जा रहा, सिर्फ अट्रैक्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी चेंज आएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
लेकिन टेंडेंसी कितनी ताकत है कि वह अट्रैक्ट कर सके किसी इलेक्ट्रॉन को इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड के में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कितना अट्रैक्ट कर सकता है, इस बात को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट a shared pair of electron towards itself the tendency of an atom to attract a shared pair of electron towards itself in a covalent bond is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम की टेंडेंसी, ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके अपनी तरफ। सो इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए था और एक बी था, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ए की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, बी की तरफ अट्रैक्ट कम हुआ। तो दिस इज पार्शियली नेगेटिव और दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से पार्शियली नेगेटिव है। पार्शियली नेगेटिव मतलब अधूरा है, इलेक्ट्रॉन आए नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट हुए इधर की तरफ। यहाँ बी से इलेक्ट्रॉन गए नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बी से दूर हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा दूर हो गया है। तो जो एक टेंडेंसी है ए एटम की कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ही मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक्चुअली तीन फैक्टर्स होते हैं लेकिन हमें दो ही पढ़ने चाहिए, तीसरा आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे होना है। सो हम दो फैक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। तीसरा फैक्टर जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे हायर स्टडी के लिए, देन आपको बताएंगे। अभी दो फैक्टर्स आपके सिलेबस में, दो फैक्टर। तो पहला जो फैक्टर है दैट इज हाइब्रिडेशन ऑफ दैट एलिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम लिख दीजिए, हाइब्रिडेशन ऑफ एन एटम। एंड सेकंड इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है ऑक्सीडेशन, पहला है हाइब्रिडेशन। देखिए हाइब्रिडेशन का मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा, आपने सेकंड चैप्टर जब पढ़ा होगा उसमें बताया गया होगा कि एक ऐसा ऑर्बिटल होता है, एक पी ऑर्बिटल होता है, एक डी ऑर्बिटल होता है। तो जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल होता है, ये जब ऑर्बिटल मिलते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो एक नया ऑर्बिटल जनरेट होता है और जो नया ऑर्बिटल का डीजेनरेसी होती है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो मेरे पास जो हाइब्रिडेशन होती है, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आप जो देखेंगे वो देखेंगे sp, sp2, sp3 हाइब्रिडेशन। इससे ही आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये एक sp एक हाइब्रिडेशन है, sp2 भी एक हाइब्रिडेशन है, sp3 भी एक हाइब्रिडेशन है, यानी कि एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और एक नया ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडेशन। एक s का और दो p के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और एक नया ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक s का ऑर्बिटल और तीन p के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और एक नया ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसे बोलेंगे sp3। अगर इन तीनों में मैं देखता हूं s कैरेक्टर, देखिए s कैरेक्टर इसमें 50-50% है, जितना s है उतना ही p है, तो ये कैरेक्टर कितना हो गया, s का कैरेक्टर कितना हो गया 50%। अगर मैं s और p की बात करूं तो एक रेशियो s का है और दो रेशियो p का है, एक s है और दो p है। परसेंटेज अगर मैं निकालता हूं तो परसेंटेज s की क्या होगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 33%। तो जो परसेंटेज होगा इसका 33%, 33.33 होगा s का, p का कितना होगा
P का भी 66 पॉइंट समथिंग होगा, 66.66 मान लेते हैं, तो हमें S का लेंगे। हम S के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे S कैरेक्टर की बात करूँ तो एक S है और 3 P है। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर की बात करूंगा तो 1/4, जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं वो अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। तो S कैरेक्टर कितना हो गया 25%, P कैरेक्टर कितना हो गया 75%। चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसमें सिर्फ आपको एक बात जाननी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट स्टेप शुरू कर देते हैं, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में करेंगे। हायर द S percentage of S character, percentage of S character higher would be the electronegativity, would be the negativity। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता चला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना कम होता चला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती चली जाएगी। सो ये बात होगी। सेकंड बात करते हैं हाइब्रिडेशन को लेकर। सॉरी, अब बात करेंगे हाइब्रिडेशन को लेकर तो होगी, सेकंड बात करेंगे ऑक्सीडेशन को लेकर। ऑक्सीडेशन स्टेट, second part is your oxidation state। oxidation state में आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझाता हूं, पहले लिख देते हैं। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी its electronegativity, its electronegativity। higher the oxidation state higher will be its electronegativity। देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास एक A है, A पॉजिटिव X है, इस AX है, मैं इसे लिख देता हूं AX। इसमें जो A है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A +1 मान लिया मैंने, यहां पे AX2 लिया मैंने, क्या लिया AX2, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट BX2 ले लेता हूं, नहीं BX2। सो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ B इज इक्वल टू +2 आ गया। सो अब मुझे बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा है, A का ज्यादा है, सॉरी A का ज्यादा है या B का ज्यादा है। मुझे पता लगेगा ऑक्सीडेशन स्टेट B का ज्यादा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट B का ज्यादा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी B की ज्यादा है as compared to XA, as compared to A। तो ये दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रॉन, देखो इसका रीजन क्या है, इस पे 2 पॉजिटिव आया है, 2 पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। भाई 2 पॉजिटिव मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ये जो है इसमें +1 चार्ज होगा, अगर +1 चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू B। B के कंपैरिजन में जो A होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा, इसलिए A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू B। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में था। इसमें एक बात और समझ लीजिए कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का, उतना ही ज्यादा क्या होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। कैसा होगा नॉन मेटेलिक। और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर होगा। भाई मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं व्हिच हैज द टेंडेंसी टू लूज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो अट्रैक्ट करेगा, लूज तो नहीं करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो मेटल्स नहीं होंगे। तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर वुड बी द property of non-metallic character। तो with increase in the electronegativity non-metallic character increases। लिख देता हूँ, एप्लीकेशन में काम आ जाएगा। with increase in the electronegativity, with increase in the electronegativity non-metallic character increases, non
metallic character increases or vice versa. That means अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। चलिए यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। विद डिक्रीज, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, वो अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो मेटल की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद में अपने पास छोटे छोटे से टॉपिक्स कुछ बच रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो एनामलस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे और एक हम बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। सो शो करते हैं एनामलस बिहेवियर। एनामलस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो सबसे अलग बिहेवियर शो करते हैं। उसका रीजन क्या है, पहले बात समझो। मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये सेकंड ग्रुप है। क्या है? सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो जो एलिमेंट्स होते हैं इनके, ये एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन ये है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, साइज बढ़ता चला जाएगा, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेकंड ग्रुप में, उनका साइज सबसे छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पीरियड। अपने अगर पीरियड में बात करें तो सबसे छोटा साइज होगा सेकंड एलिमेंट्स का। तो ये पहली बात ये होगी। दूसरी बात मुझे समझ में आती है, अगर साइज छोटा होगा तो आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात, इन किसी के पास भी जो सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो अपनी कोवेलेंसी को भी एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो ये जो बातें हैं, इन्हीं की वजह से जो एनामलस बिहेवियर शो करते हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। सो मैं कुछ रीजन बता रहा हूं व्हाई द ग्रुप सेकंड एलिमेंट शो द एनामलस बिहेवियर। क्वेश्चन अपना वो आता है, व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड शो एनामलस बिहेवियर। सो पहली जो बात आती है वो ये आती है, बिकॉज नंबर 1 दे हैव स्मॉलेस्ट साइज with respect to its period, with respect to the elements of its period, with respect to the remaining elements of its period। ये कह रहा है कि जो साइज होता है ना, वो सबसे छोटा होता है with respect to the remaining elements of its period। यानी कि अगर पीरियड की मैं बात करूं, लिथियम के लिए मैंने यहाँ लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेजियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, इस एलिमेंट का जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ इट्स पीरियड। इसके जो पीरियड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, उसमें सबसे छोटा साइज सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का होता है। तो दे हैव द स्मॉलेस्ट साइज विद रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ इट्स पीरियड। सेकंड हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड बात जो आएगी, दैट इज absence of d orbital नहीं होगा तो जनरली अपनी कोवेलेंसी को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है। एंड जो लास्ट बात है वो ये जनरली स्टेबल।
जनरली स्टेबल, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये चार मेन रीजन है जो इन एलिमेंट्स को अपने पीरियड्स के एलिमेंट से डिफर कराती है। पहला स्मॉलेस्ट साइज, दूसरा हाईएस्ट आइसोलेशन एंथैल्पी, तीसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड चौथा जनरली स्टेबल। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं? एलिमेंट लिथियम, सोडियम, इन सब के कंपैरिजन में कौन कौन से एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं? बेरिलियम कौन सा करता है? तो इसको हम एस पी ब्लॉक्स में और डी ब्लॉक्स में जब आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स का जो चैप्टर है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसमें सारे के सारे एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे। अभी आपको रीजन जानना है सिर्फ कि रीजन क्या होता है, दैट इज द रीजन। अब नेक्स्ट आता है एनोमलस के बाद डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए डायगोनल का तो मतलब समझते होंगे यार। डायगोनल में छोटी सी बात आपको समझ लेनी है, जो एलिमेंट होते हैं ना सेकंड पीरियड के, सॉरी सेकंड ग्रुप, द एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप सो सिमिलर बिहेवियर विद द ग्रुप ऑफ थर्ड ग्रुप बट डायगोनली। मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली जाए तो ग्रुप थर्ड एलिमेंट से रिसेंबल करने लगते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपके पास है सोडियम, आपके पास है बोरोन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया आपके पास। नाइट्रोजन के बाद आपके पास आएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो जो भी ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं और ये ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स हैं, ये अगर डायगोनली मूव करते हैं, अगर ये डायगोनली मूव करते हैं तो जो इनकी डायगोनल एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिसेंबल करती हैं। क्या करती हैं? रिसेंबल करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस प्रॉपर्टी को ही हम, इस फिनोमिना को ही हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप शो similar physical and chemical properties of group third elements diagonally. This phenomenon या this property, this phenomenon is called diagonal relationship. This phenomenon or this process, this property, this character is called the diagonal relationship. ये कह रहा है जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डायगोनली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से में रिसेंबल करते हैं। द एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप show similar physical and chemical properties of group third element diagonally. This phenomenon is called the diagonal relationship. This phenomenon is called the diagonal relationship. That's it for today. I hope आपको बात समझ में आ रही होगी, आप घर पे मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। Catch you soon in the next video. Till then, stay safe and stay at home. Thank you.